डेट है आज 14 मार्च 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है बॉबली वीना। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली G20 की कॉन्फ्रेंस होने वाली है कल्चरल एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे ये एक दूसरे की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको ये एक्सचेंज करते हैं। G20 के जो मेंबर हैं 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आंध्र प्रदेश में होने वाली है और इंडिया होस्ट करेगा, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता है इस साल इंडिया के पास है प्रेसिडेंटशिप G20 की, और G20 की जो अध्यक्षता है, प्रेसिडेंटशिप है, वो हर साल रोटेट होती रहती है। इसके बारे में डिटेल में जानना है G20 के बारे में, अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है और मेंस में तो कई बार पूछ चुका है और भी ज़्यादा बार, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बॉबली वीना क्या है मेनली हमें ये जानना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो डेलीगेट्स आएंगे G20 के मेंबर जो डेलीगेट्स आएंगे, डेलीगेट्स का मतलब जो G20 के मेंबर हैं उनकी तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, उनको बॉबली वीना प्रेजेंट दिया जाएगा, यानी कि गिफ्ट की तरह दिया जाएगा, उपहार की तरह। ये है बॉबली वीना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। बॉबली वीना को सरस्वती वीना भी कहा जाता है। ये कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक का एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कार्नेटिक क्लासिक म्यूजिक आप जानते हो, हमारे इंडिया में म्यूजिक को, गाने को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है नॉर्थ इंडियन स्टाइल जिसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के नाम से भी जानते हैं, और एक है कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक जिसे साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक का एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। कहाँ पे है ये बॉबली वीना है, कहाँ पे बनाया जाता है? देखो इसका नाम है टाउन के नाम पे, वीना का जो नाम है टाउन के नाम पे है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से 120 किलोमीटर एक टाउन है जिसका नाम है बॉबली। वहाँ पे जो लोग बनाते हैं वीना उनको बोलते हैं बॉबली वीना। इसलिए देखो इसकी एक यूनिक क्वालिटी है, इसलिए इसको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग। और जीआई टैग क्या होता है आप जानते हो? हमारे इंडिया में 1999 में ये एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट द्वारा, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। इसमें देखो किसी प्रोडक्ट की, चाहे कोई घर पे बना रहा है, हैंडी क्राफ्ट है, कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है, या कंपनी में बना रहा है, या मान लो कम्युनिटी मिलके बना रही है किसी कॉरपोरेशन में, लेकिन उसकी कोई यूनिक क्वालिटी है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। और देखो किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं दिया जाता है, एरिया को दिया जाता है। जैसे बॉबली में ये वीना बनते हैं, तो कोई और जगह मान लो एमपी में या बिहार में या हरियाणा में, पंजाब में वीना कोई बना रहा है तो बॉबली वीना के नाम से नहीं बेच सकता, वहीं के लोग बेच सकते हैं उस वीना को बॉबली वीना के नाम से। और इसे देखो 10 साल जब पीरियड ख़त्म हो जाता है इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और देखो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बेच सकते इस नाम से, बल्कि इंडिया से बाहर भी कोई बॉबली वीना के नाम से वीना को नहीं बेच सकता है। और जीआई टैग सबसे पहले किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी को मिला था। दार्जिलिंग देखो एक हिल स्टेशन है, जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे जो चाय उगती है उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग टी को दिया गया था जीआई टैग, और बॉबली वीना को 2012 में मिला था जीआई टैग। इसकी एक फाइन ट्यून और डिस्टिंक्टिव नोट्स की वजह से, इसमें देखो म्यूजिक की जो आवाज़ें आती हैं, इंस्ट्रूमेंट की जो ट्यून होती है इसकी, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, उसकी वजह से ये बॉबली वीना फेमस है। और क्या क्या फीचर्स हैं इसके? ये देखो सिंगल जैक वुड से बनाया जाता है। जैक वुड एक पेड़ का नाम है, जैक वुड ट्री, उसकी लकड़ी काटी जाती है, उस लकड़ी से बनाया जाता है। और जो वीना बनाए जाते हैं ना, उनमें 2 लकड़ी यूज किए जाते हैं, 2 पीस यूज किए जाते हैं, तब उसे जोड़ा जाता है। लेकिन ये सिंगल वुड से ही बनाया जाता है क्राफ्ट करके, इसलिए इसे एकंदा वीना भी बोलते हैं, एकंदा वीना। जो सेंट्रल पार्ट है इस वीना का, वहाँ पे देखो कार्विंग की जाती है लायंस के हेड की, शेर का सिर बनाया जाता है कार्विंग करके। कार्विंग मतलब है कि काट छाट के शेर का सिर बना दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव।
ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है, इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, आयोजित कर रहा है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव को। कब हो रहा है ये? 13 से 14 मार्च को होगा 2023 में। न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो पहले जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर क्या है, फिर जानेंगे नेशनल यूथ कॉन्क्लेव के बारे में। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसा इसके नाम में आ रहा अर्बन अफेयर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसके अंडर काम करता है, इस मंत्रालय के अंदर। और 1976 में बनाया गया था, 1976 में। किसके द्वारा? देखो, एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है हमारे इंडिया में, ये अंग्रेजों को जमानों को बना हुआ है, आज़ादी से पहले का। तो इसमें इसको रजिस्टर किया गया था इंस्टीट्यूट को एज ए सोसाइटी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये रजिस्टर किया हुआ है, 1976 में बनाया था। जैसे इसके नाम में है अर्बन अफेयर, ये अर्बन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए काम करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर करा रहा है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव को, यानी कि एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा रहा है, न्यू दिल्ली में हो रही है। ये देखो, इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास अभी 2023 में, उसी के अंडर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये इसमें अर्बन 20 और यूथ 20 इंगेजमेंट भी किया जा रहा है। अर्बन 20 और यूथ 20 भी एक कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, मीटिंग कराई जाती है, जिसमें देखो ये भी G20 है जो वो कराता है। अर्बन 20 यानी कि G20 के जो मेंबर है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो सिटी हैं, और यूथ 20 में इसके यूथ पार्टिसिपेट करते हैं, 20 कंट्रीज़ के यूथ इंगेजमेंट करते हैं इसमें। इनको जानेंगे थोड़ा डिटेल में आगे, पहले नेशनल यूथ कॉन्क्लेव को जानते हैं। देखो, इसमें भी जो नेशनल यूथ कॉन्क्लेव है, जैसे इसके नाम में आ रहा है यूथ यानी कि नौजवान, इसमें G20 के जो मेंबर है उनके जो नौजवान है, यूथ है, उनका इंगेजमेंट किया जा रहा है, यानी कि उनको एक साथ लाया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में, इस कॉन्क्लेव में। और गवर्नमेंट लीडरशिप है, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है इसमें, और आपस में क्रॉस लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी कि देखो, अर्बन एरियाज़ को कैसे डेवलप किया जाए या यूथ को कैसे इंगेज किया जाए, तो ये आपस में एक दूसरे की जो लर्निंग है उसको एक्सचेंज करते हैं इस कॉन्क्लेव में। और अर्बन 20 क्या है? ये देखो, सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है। कब चालू किया गया था ये? 2017 में लॉन्च किया था ये, पेरिस में। फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस एक देश है यूरोप में, उसकी कैपिटल है राजधानी पेरिस। वहाँ पे वन प्लानेट समिट हो रहा था, एक मीटिंग हो रही थी, वन प्लानेट समिट। वहीं पे G20 ने इसको लॉन्च किया था, सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव को। अर्बन 20 देखो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ से सिटी पार्टिसिपेट करती हैं, शहरों से आते हैं एक्सपर्ट, वो पार्टिसिपेट करते हैं अर्बन 20 की मीटिंग में। किस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं इसमें देखो, जैसे इसका नाम में अर्बन 20 यानी कि अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों को कैसे डेवलप किया जाए, अर्बन डेवलपमेंट के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटा जाए, या कोई ऐसा सिटी है जिसने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अच्छे स्टेप उठाए हैं, उस स्टेप को एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे सिटी के अक्रॉस। सोशल इंक्लूजन के लिए इसमें डिस्कशन किया जाता है। सस्टेनेबल मोबिलिटी का मतलब जो व्हीकल है, वाहन ऐसे यूज किए जाएं जिनसे कम से कम पॉल्यूशन हो, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम से कम हो, जैसे CNG बसेज का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रॉपर्स, और इसमें कलेक्टिव सॉल्यूशन दिया जाता है कि इन चीज़ के लिए, जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए या सोशल इंक्लूजन के लिए, इनके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इस पे डिस्कशन किया जाता है अर्बन 20 की मीटिंग में। अर्बन 20 जो 2023 में हुई थी, वो चेयर की थी अहमदाबाद सिटी ने, और अहमदाबाद सिटी ने अपना जो यूनिक जो इसने स्टेप लिए हैं वो यहाँ पे एक्सचेंज किए अर्बन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए, और अपनी रिच कल्चर और हेरिटेज को भी यहाँ पे शोकेस किया, जिन सिटीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया अर्बन 20 में 2023 में। नेक्स्ट टॉपिक है PM विकास। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी। देखो, PM विकास इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये देखो, यूनियन बजट 2023 जो अभी प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ने,
बजट सेशन में, उसमें ये अनाउंस किया था, इसकी घोषणा की थी पीएम विकास की, विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये एक अवार्ड होगा, इसका टारगेट ये है कि इसमें देखो जो आर्टिजन है, कलाकार हैं, कोई क्राफ्ट्स पीपल हैं, मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं लोकल लेवल पे, या फिर कोई एमएसएमई सेक्टर है। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटे लघु या माध्यमिक उद्योग होते हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, उनको प्रमोट करना है इसमें, उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को, उनकी क्वालिटी को, उनके स्केल को इम्प्रूव करना है इसका टारगेट। यानी कि डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करना है। यानी कि जो इनका प्रोडक्ट है, जो ये बनाते हैं लोकल लेवल पे आर्टिजन है, मान लो कोई बांस से कोई बर्तन बना रहा है, या लोकल लेवल पे कोई मान लो स्वेटर हाथ से बुन रहा है, या कोई और क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहा है, हैंडमेड प्रोडक्ट, या फिर एमएसएमई सेक्टर में कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करना है। यानी कि डोमेस्टिक से लेके घरेलू बाजार से लेके ग्लोबल मार्केट तक उसे इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। और जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है, इसको भी एम्पावर करना है, इसका मेन टारगेट। विश्वकर्मा एक समुदाय है, जाति है, मेनली ये साउथ कर्नाटक में पाई जाती है, और इसके अंदर कई सारी सब कास्ट भी आती हैं। तो विश्वकर्मा कम्युनिटी को भी एम्पावर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, सम्मान चलाया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके की कंपोनेंट क्या है स्कीम के, योजना के? मेन है फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें एमएसएमई सेक्टर या आर्टिजन है जो विश्वकर्मा कम्युनिटी से, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, वित्तीय सहायता, पैसा दिया जाएगा, मनी प्रोवाइड की जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी मॉडर्न डिजिटल टेक्निक्स की और ग्रीन टेक्नोलॉजी की, ब्रांड को प्रमोट किया जाएगा इनकी, यानी कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं एज ए ब्रांड की तरह प्रमोट किया जाएगा, लोकल और ग्लोबल मार्केट को लिंकेज किया जाएगा इनके प्रोडक्ट के लिए, डिजिटल पेमेंट दी जाएगी इनके प्रोडक्ट के लिए, और सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट, यानी कि एचपी डैम एंड सरप्लस पावर पोर्टल, पुष्प। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये पोर्टल है क्या, और देखो मेंस में भी देखो इसको यूज किया जा सकता है। पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पे जीएस पेपर 3 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये लॉन्च किया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है, ये पोर्टल है, यानी कि इंटरनेट पे एक साइट होंगी। काम क्या होगा इसका? देखो जो पावर की अवेलेबिलिटी है, मान लो किसी कहीं पे पावर की डिमांड ज़्यादा है, बिजली की डिमांड ज़्यादा है, और डिस्कॉम जो कंपनी है, डिस्कॉम कंपनी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। देखो एक तो कंपनी वो होती है जो बिजली बनाती है, जैसे एनटीपीसी, ये क्या है, जेनकॉम हो गई, जेनकॉम जनरेटिंग कंपनी जो बिजली बना रही है, और इन कंपनी से जो बिजली बना रही है दूसरी कंपनी बिजली खरीदती हैं, और ख़रीद के वो घरों तक पहुंचा दिए, उन्हें बोलते हैं डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो डिस्कॉम जो कंपनियां हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा बिजली है, वो उसको बेच सकेंगे जहाँ पे ज़्यादा नीड है, जहाँ पे डिमांड है। तो सरप्लस पावर को आसानी से बेचा जा सकेगा इन पोर्टल के जरिए, क्योंकि ये पोर्टल बताएंगे, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस कंपनी के पास ज़्यादा बिजली है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे बिजली को बेचा जा सकेगा। तो एचपी डैम है जो हाई प्राइस डे अहेड मार्केट, ये कॉस्टली पावर को एक तरह से ऑफर करेगा जहाँ पे नीड है पावर की, पावर एक्सचेंज करेगा ये। जैसे गैस बेस्ड पावर बनाई गई है, ये कॉस्टली पावर होती है, या इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है वहाँ पे, या रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा जो बैटरी में सेव की गई है, जैसे सोलर एनर्जी से बिजली बनाई है, या फिर विंड एनर्जी के थ्रू बनाई है बिजली, तो इसको भेजा जा सकेगा जहाँ पे नीड है इस पोर्टल के जरिए। डे अहेड एनर्जी मार्केट है जो, इसमें पार्टिसिपेंट बिजली को, एनर्जी को खरीद भी सकेंगे, बेच भी सकेंगे। नेक्स्ट है पुष्प, जो सरप्लस पावर पोर्टल है, इस पे क्या होगा, पावर का जो पावर कैपेसिटी है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सकेगा, अच्छे तरीके से रीजनेबल रेट पे यूज हो सकेगा। जो पावर प्रोड्यूसर हैं वो देखो ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकेंगे, यानी कि जो ज़्यादा प्राइस में बिजली बेचते हैं पावर प्रोड्यूसर, वो ज़्यादा प्राइस में नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको नेशनल लेवल पे एग्रीगेट किया जा सकेगा, यानी कि जो डिस्कॉम को ज़रूरत है जितनी पावर की, आसानी से इस पोर्टल पे पता चल सकेगा। यानी कि एक तरह से सप्लाई और डिमांड को इसमें एक तरह से
कंप्लाई किया जा सकेगा। जहाँ पे सप्लाई है, जहाँ पे डिमांड है, ये पता चल सकेगा डिस्कॉम इस पोर्टल पे, तो आसानी से ये एक दूसरे का लिंकेज किया जा सकेगा। और भी कई सारे पोर्टल हैं जो एनर्जी सेक्टर के लिए बनाए गए हैं, जैसे देखो ये प्रकाश पोर्टल है एक, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कोल, रेलवे को इंटीग्रेट करता है, इनका कोऑर्डिनेशन करता है। इसकी वजह से कोल सप्लाई पावर प्लांट में आसानी से पहुंचाई जा सकती है। एक है गर्व ऐप, ये गर्व ऐप है, ये मॉनिटरिंग करती है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे बिजली पहुंची है, कहाँ पे नहीं है, इस ऐप पे आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो आसानी से देखो आपको ये भी पूछा जा सकता है गर्व ऐप किस लिए है, प्रकाश पोर्टल किस लिए है, तो आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। ये देखो एक अरेंजमेंट है, जापान ने इसको अभी ज्वाइन किया है, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट को। ये क्या है, एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है डिस्प्यूट सेटलमेंट का। डिस्प्यूट का मतलब विवाद, झगड़े। देखो कोई आपस में कंट्री ट्रेड कर रही हैं और WTO के मेंबर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो, स्पेशल लेक्चर पढ़ा हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो WTO के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनाई गई थी, 1995 में। पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड आसानी से हो सके और रूल्स रेगुलेशन को सब लागू करें, इम्प्लीमेंट करें अपने देश में, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसमें एक बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी कि अगर किसी कंट्री के बीच में झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाते हैं और अपना झगड़ा सुलझाते हैं ये इस बॉडी के पास जाके। लेकिन अभी देखो ये ठप पड़ी हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडी है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, क्योंकि US अपनी टांग अड़ा रहा है इसमें अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका अभी इच्छुक नहीं है इसके अपॉइंटमेंट करने में। इसकी वजह से जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, यहाँ पे जो लोग, जो कंट्रियाँ आसानी से अपना डिस्प्यूट लेके जा नहीं पा रहे हैं, तो इसका ही एक अल्टरनेटिव है, यानी कि विकल्प है क्या, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट। यहाँ पे भी डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है। तो अभी जापान ने इसको ज्वाइन किया है। ये समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अरेंजमेंट है जो ये विवाद को, एक दूसरी कंट्री के बीच में झगड़े को सुलझाती है। कब बनाया गया था ये अरेंजमेंट, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कब बनाई गई थी, 2020 में बनाई गई थी। और अल्टरनेटिव सिस्टम है WTO के डिस्प्यूट्स के लिए, क्योंकि WTO में जो अपीलेट बॉडी है उनकी एब्सेंस में यहाँ पे विवाद सुलझाया जा सकता है। और इसकी अप्रूवल किसने दी थी बनाने की, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसने ही दी थी। कोई भी मेंबर है जो WTO का या डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का WTO की, उसको कोई भी मेंबर ज्वाइन कर सकता है। WTO का मेंबर है जो वो भी ज्वाइन कर सकता है। जो भी मेंबर कंट्री है WTO का, उसके बीच में डिस्प्यूट है तो यहाँ पे अपील की जा सकती है, एक तरह से डिस्प्यूट को सुलझाया जा सकता है मेंबर कंट्रीज के बीच में। लेकिन एक बात याद रखनी है, इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है, इस अरेंजमेंट का इंडिया मेंबर नहीं है। इशू क्या है, अभी जो आर्बिट्रेशन होता है WTO में, यही इशू है। देखो 2019 से जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो चुका है, मतलब नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें मेंबर अभी नहीं है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट सुलझाया जा सके। और ये US की वजह से, अमेरिका की वजह से हो रहा है, अमेरिका ने होल्ड करके रखा है इसको। इसमें देखो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, कंसल्टेशन किया जाता है पार्टीज़ के बीच में, जिनके बीच में विवाद है उनके बीच में कंसल्टेशन किया जाता है। फिर जो पैनल है वो एडजुडिकेशन करता है, या अपीलेट बॉडी के द्वारा एडजुडिकेशन किया जाता है, और फिर ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व में डिस्प्यूट में, वो फिर लागू करती हैं जो भी ऑर्डर पास करता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का, जो अरेंजमेंट है, देखो जापान ने अभी इसको ज्वाइन किया है, तो और भी बहुत सारी कंट्री ऑलरेडी इसे ज्वाइन कर चुकी हैं, जैसे 26 मेंबर कंट्री ज्वाइन कर चुकी हैं, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर चुका है, कनाडा ज्वाइन कर चुका है, ब्राज़ील ज्वाइन कर चुका है। इस तरह से 26 मेंबर कंट्री हो चुके हैं इस अरेंजमेंट के, लेकिन इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है नेट जीरो वेस्ट टू बी मैंडेटरी फॉर बिल्डिंग्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। नेट जीरो का मतलब ये है, देखो कोई सिटी है, अर्बन एरियाज है, उसमें कोई वेस्ट जनरेट होता है। वेस्ट का मतलब घरों से वेस्ट निकलता है, कूड़ा करकट ये निकलता है,
ये जो वेस्ट निकलता है इसको देखो रिड्यूस करें, रिसाइकल करें और जो बचा है उसको डिस्पोज करें, यानी कि वहाँ पे सिटी में बचे ही ना वेस्ट, उससे बोलेंगे नेट जीरो वेस्ट। यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि वेस्ट जनरेट ही ना हो, घरों से निकले ही ना वेस्ट, निकले लेकिन वो रिड्यूस मात्रा में हो, रिसाइकल किया जाए, डिस्पोज किया जाए, सिटी में ना रहे, इसे बोलेंगे नेट जीरो वेस्ट। ये देखो बिल्डिंग्स के लिए भी अभी मैंडेटरी कर दिया है, बिल्डिंग से जो वेस्ट निकलता है, बिल्डिंग जो शहरों में बिल्डिंग होती है उनसे जो वेस्ट निकलता है उसके लिए नेट जीरो वेस्ट की जो टारगेट है उसको इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य कर दिया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने आने वाली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे, ऐसी बिल्डिंग बनेंगी अर्बन एरियाज़ में, उनको नेट जीरो वेस्ट का जो ये फॉर्मूला है वो मैंडेटरी मानना ही पड़ेगा। यानी कि जो वेस्ट बिल्डिंग से निकल रहा है वो उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम से कम वेस्ट करें, या वेस्ट निकले तो उसे रिसाइकल करें और डिस्पोज करें ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। तो ये मैन होल टू मैन मशीन होल स्कीम है जो, इसके अंदर ये डायरेक्टिव बनाए गए हैं। क्या मतलब है इस स्कीम का? देखो जो मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर का मतलब जो नालियाँ होती हैं या जो आपके टैंक होते हैं या फिर ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, जब गटर होता है, गटर को साफ करते हैं ना लोग अंदर घुस के, वो मेन ना जाए, उसमें आदमी ना जाए, क्योंकि आपको पता है उसमें आदमी जाता है, बहुत ही गंदा पानी होता है गटर का, उसमें बहुत सारे लोगों की हमारे इंडिया में हर साल डेथ हो जाती है, बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं और बहुत से लोग उनको एक तरह से नीच भावना से देखते हैं उनको। तो इसको मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई, एक्ट बनाए, और ये स्कीम भी चलाई मैन होल टू मशीन होल स्कीम। यानी कि आदमी वहाँ पे जाके गटर को साफ नहीं करेंगे, मैनुअल स्केवेंजिंग को नहीं रिमूव करेंगे, यानी कि जो निकला है गंदगी घरों से उसको साफ नहीं करेंगे हाथों से, मशीनों के द्वारा साफ किया जाएगा। तो ये स्कीम मैन होल टू मशीन होल स्कीम। तो कंप्लीट रिमूवल किया जाएगा मैनुअल स्केवेंजिंग का मशीन द्वारा। और भी कई सारे प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, जैसे स्वच्छ भारत, नमस्ते, अमृत, इनके द्वारा ये मैनुअल स्केवेंजिंग को रिमूव किया जाएगा इंडिया से। इंडिया करंटली देखो अर्बन वेस्ट वाटर कितना जनरेट करता है, इंडिया करता है 72,368 मिलियन लीटर पर डे, इतना अर्बन वेस्ट वाटर जनरेट करता है। और इसमें से केवल 28% को ही ट्रीट किया जाता है, यानी कि रिसाइकल कर लिया जाता है साफ करके 28% को, बाकी का ऐसे ही इन्वायरमेंट में पड़ा रहता है, यानी कि अर्थ पे पड़ा रहता है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता रहता है। एक 2021 की रिपोर्ट है सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखो ये जो सीवेज ट्रीट कर दिया जाए, जो वेस्ट वाटर निकलता है इसको साफ कर लिया जाए, तो हमारी इकोनॉमी में एनुअली 3,285 करोड़ रुपए ये ऐड करेगा। क्योंकि वेस्ट वाटर है जो उसको अगर रिसाइकल कर लिया जाएगा, उसको यूज कर लिया जाएगा, तो जो बाकी का साफ पानी है उसको बचाया जा सकेगा, सेव किया जा सकेगा, कंजर्व किया जा सकेगा। तो एक तरह से सर्कुलर इकोनॉमी का ही काम है ये। सर्कुलर इकोनॉमी आप जानते हो कि जो संसाधन है प्रकृति में रिसोर्सेज का कम से कम यूज किया जाए, यानी कि उनका यूज है प्रयोग रिड्यूस किया जाए, फिर रिसाइकल किया जाए अगर यूज किया जा रहा है तो, और उनको जो वेस्ट है रिड्यूस भी किया जाए, रीयूज भी किया जाए, दोबारा यूज किया जाए और रिसाइकल किया जाए। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूनाइटेड नेशन का 6.3, इसमें भी देखो ये टारगेट है 2030 तक जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो आधे से भी ज़्यादा उसको ट्रीट करना है, यानी कि उसको साफ करना है और रिसाइकल करना है और सेफली रीयूज करना है 2030 तक। जितना भी वेस्ट वाटर होता है उसमें आधे से ज़्यादा को 2030 तक आते आते रिसाइकल करना है और सेफली रीयूज करना है। तो नेट जीरो जो वेस्ट है उसका मतलब यही है कि रिड्यूस करना है, जो स्लज है या वेस्ट निकलता है उसको रिड्यूस करना, कम करना है, दोबारा रीयूज करना अगर हो सके तो साफ करके रिसाइकल करके, और वेस्ट को रिकवर करना है। तो यही आता है नेट जीरो में, यानी कि सॉलिड जो वेस्ट निकलता है उसको लैंड फिल में ना भेजा जा सके, उसको रिसाइकल करके रीयूज किया जा सके। तो नेट जीरो जो वेस्ट है उसके साथ साथ जो लिक्विड डिस्चार्ज होता है घरों से अर्बन एरियाज में उसको भी ट्रीट किया जा सके, साफ़ किया जा सके, और सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके, रिफॉर्म किया जा सके, ताकि जो वेस्ट जनरेट होता है अर्बन एरियाज में उसको रिड्यूस किया जा सके और रीयूज किया जा सके रिसाइकल करके। मिनिस्ट्री और भी बहुत सारे देखो
और भी बहुत सारे स्टेप ले रही है इसके लिए, जैसे इंटीग्रेटिंग सेप्टिंग टैंक डिज़ाइन इनटू द बिल्डिंग बाय लॉ बना के जो सेप्टिंग टैंक है उसके डिज़ाइन को बिल्डिंग के साथ इंटीग्रेट कर रही है। जियो टैगिंग कर रही है सेप्टिक के टैंक का। जियो टैगिंग का मतलब है एक तरह से जो सेप्टिक टैंक है कहाँ पे हैं उनकी लोकेशन पता लगाना, और मैन होल्स हैं उनकी ट्रैकिंग करना, ये सब कुछ जानकारी हो एक ही जगह पे। रिड्यूस किया जा रहा है जीएसटी को मैकेनाइज्ड क्लीनिंग व्हीकल्स के लिए, जो ऐसे व्हीकल होते हैं, ऐसे वाहन जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, साफ़ सफाई के लिए, तो उनके लिए उन पे जो जीएसटी लगता है उसको कम कर रही है गवर्नमेंट, ये भी स्टेप ले रही है। तो यही टॉपिक थे आज के। कुछ और टॉपिक जो वन लाइनर थे जो न्यूज़ में थे, या कुछ और टॉपिक जो लास्ट ईयर न्यूज़ में थे। एक है मैक्यूरी आइलैंड। ये मैक्यूरी आइलैंड न्यूज़ में था। ये कहाँ पे है इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। ये देखो यहाँ पे है, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास ये तस्मानिया एक कंट्री है, ये तस्मानिया है जो इसके यहाँ साउथ ईस्ट एरिया में, देखो इस मैप में नहीं दिखाई दे रहा है आपको, आपके पास बड़ा मैप होगा दीवार पे चिपकाया होगा आपने, वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है मैक्यूरी आइलैंड, तस्मानिया के साउथ ईस्ट एरिया में। एक न्यूज में था एक टॉपिक ग्रीन वॉशिंग से देखो प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये टर्म न्यूज में थी, ग्रीन वॉशिंग क्या मतलब होता है ये और कब इजाद की गई थी ये टर्म कॉइन की थी। कॉइन का मतलब पहली बार यूज किया था इस टर्म को, COIN। कॉइन का मतलब सिक्का भी होता है, और कॉइन का मतलब जब कोई बार किसी वर्ड, मतलब कोई आदमी किसी वर्ड को, शब्द को पहली बार देता है तो बोलते हैं कॉइन। तो किसने कॉइन की थी ये टर्म, ये कॉइन्ड बाय किसने की थी, इसका नाम है जे वेस्टरवेल्ड। ये आदमी है भाई साहब, इन्होंने 1986 में, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं यानी कि पर्यावरणवादी, जे वेस्टरवेल्ड ने 1986 में इस टर्म को कॉइन किया था, इजाद किया था ग्रीन वॉशिंग को। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें मिसलीड किया जाता है पब्लिक को। किस लिए मिसलीड, कि इसमें मिसलीड इस तरह किया जाता है कि वो बताते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छे कदम ले रहे हैं और उन्होंने अच्छे स्टेप लिए हैं, लेकिन ऐसा कदम कोई लिया नहीं है उन्होंने। जैसे कोई कंपनी मिसलीड करे, या गवर्नमेंट करे, या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिंग एजेंसी करे, वो कहे कि हमने इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन उठाया कुछ भी नहीं है, बस धोखे में रख रहे हैं, तो मिसलीडिंग कर रहे हैं। तो मिसलीडिंग, प्रैक्टिस ऑफ मिसलीडिंग पब्लिक, यानी कि पब्लिक को मिसलीड करने की प्रैक्टिस है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। यानी कि वो कहते हैं कि ये हमने इन्वायरमेंट के लिए कदम लिए, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं लिया होता, उसे बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। एक देखो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये न्यूज में था। ये देखो कई बार यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया था, ये 2019 में लॉन्च किया था। और किस लिए लॉन्च किया था, टारगेट क्या था इसका, टारगेट ये था कि जो पार्टिकुलेट मैटर हैं PM10 और PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि देखो धूल के कण होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम हो या उसके अराउंड हो, 2.5 मीटर से कम या उसके अराउंड हो, उन्हें बोलते हैं PM2.5 और PM10। तो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो, या पॉल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनको इन्वायरमेंट से रिड्यूस करना है, यानी कि एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। इसका मेन टारगेट ये था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, 2019 में लॉन्च किया था। जब ये लॉन्च किया था तो इसका टारगेट ये था कि 20% से लेकर 30% तक PM10 और PM2.5 को रिड्यूस करना है। कितने परसेंट, 20 से लेकर 30%। कब तक ये करना है, 2024 तक रिड्यूस करना है। और लेवल क्या था, जितना 2017 में PM10 और PM2.5 था इन्वायरमेंट में, उसको 2024 तक आते आते 20 से 30% तक कम करना है सिलेक्टेड सिटीज़ में, ऐसे शहरों में जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है। और आपको पता है हमारे इंडिया में टॉप 50 में से 30 से भी ज़्यादा सिटी हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत सारी इंडेक्स आती हैं, उसमें हमारी इंडिया में टॉप करती हैं सिटी पॉल्यूशन में, यानी कि पॉल्यूशन उनमें सबसे ज़्यादा है। और देखो इसका टारगेट अभी रिवाइज किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। पहले था 20 to 30% 2024 तक घटाना है, अब कर दिया ये 40% तक PM2.5 और PM10 2026 तक रिड्यूस करना है। और लेवल वही है 2017 में जितना था उसके लेवल को मान के उससे
40% कम करना है 2026 तक। तो ये टारगेट आपको याद रखना है। तो ये कुछ टॉपिक थे हमने अभी डिस्कस किए। और भी देखो बहुत सारे टॉपिक हैं जो 2021 और 2022 में न्यूज़ में रहते, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, यानी कि प्रीलिम से पहले तक।